लूसेंट सामान्य ज्ञान आज पढ़ेंगे भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का राज्य की कार्यपालिका पढ़ेंगे यानी भाग 6 से आगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है। वह प्रावधान जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों के लिए लागू होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल प्रत्यक्ष रूप से अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका उपयोग करता है। अर्थात राज्यों में राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका के प्रधान की होती है, परंतु वास्तविक शक्ति जो है वो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद में निहित होती है। मूल संविधान में अनुच्छेद 153 में यह उल्लेखित था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, किंतु 7वें संशोधन 1956 द्वारा इसमें एक परंतुक जोड़ दिया गया, जिसके अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो राज्यपाल का एक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। यह कौन से अनुच्छेद में था? मूल संविधान के अनुच्छेद 153 में। मूल संविधान के अनुच्छेद 153 में उल्लेखित था कि हर एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वां संशोधन किया गया। 7वां संशोधन के लिए यह बोला गया 7वां संशोधन में कि एक ही राज्यपाल जो है वो 2 से अधिक राज्यों के लिए भी हो सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल होगा। यह बात जोड़ा गया 7वां संविधान संशोधन में। राज्यपाल की योग्यता की बात करें तो राज्यपाल पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति में निम्न योग्यताएं होना चाहिए। पहला, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वह 35 वर्ष की उम्र जो है वो कंप्लीट कर लेना चाहिए। तीसरा, किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और चौथा, वह राज्य विधानसभा सदस्य चुनने योग्य होना चाहिए। राज्य के विधानसभा में चुनने योग्य होना चाहिए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करवाता है? तो राज्यपाल का नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है, परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रति प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यानी राष्ट्रपति उसको जब चाहेंगे तब हटा सकते हैं। अनुच्छेद 56(1) या वह पद त्याग कर सकता है। यानी राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। यह आर्टिकल 156(1) में दिया गया है, और आर्टिकल 156 में 2 दिया गया है कि वह अपना पद त्याग कर सकते हैं राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे करके। नोट: भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। राज्यपाल का वेतन जो है वो 3.5 लाख रुपया मासिक होता है। यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक ही राज्यपाल हो, तब उसे दोनों राज्यपालों का वेतन उस अनुपात में दिया जाता है जैसा कि राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। तो जब एक ही राज्यपाल जो है वो 2 राज्यों में काम करता है, तो दोनों राज्यों के बदले उनका नहीं मिलता है। वो पैसा जो है वो अनुपात में मिलता है राज्य के हिसाब से, जैसे राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ लेते हैं। राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त जरूर करता है, लेकिन राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के सामने शपथ नहीं लेता है। राज्यपाल जो है वो शपथ लेता है उच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, उच्च न्यायालय के या तो मुख्य न्यायाधीश नहीं तो वरिष्ठतम न्यायाधीश के सामने राज्यपाल जो है वो शपथ लेता है। राज्यपाल की उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार। राज्यपाल के क्या हैं विशेषाधिकार? जैसे राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है।
राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई नहीं प्रारंभ की जा सकती है। राज्यपाल के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई जो है वो नहीं प्रारंभ की जा सकती है। जब तक राज्यपाल पद पर हो तब उसकी गिरफ्तारी का आदेश किसी न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जा सकता है। यानी राज्यपाल जब तक पद पर है उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व पश्चात उसके द्वारा दिए गए कार्य के संबंध में कोई सिविल कार्रवाई करने से पहले उसे 2 मास पूर्व सूचना देनी पड़ती है। यानी अगर राज्यपाल को पद ग्रहण से पूर्व या पश्चात उसके द्वारा किए गए कार्य के संबंध में कोई सिविल कार्रवाई करने से पहले 2 मास पहले उसको सूचना देना। अगर राज्यपाल पहले कोई कांड किया है और बाद में राज्यपाल बन जाता है तो उस पर कोई सिविल कार्रवाई नहीं होगी, और सिविल कार्रवाई करनी है तो उसको 2 महीना पहले जो है वो सूचना देना पड़ेगा राज्यपाल को। राज्यपाल की शक्तियां तथा कार्य। तो राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्ति देखते हैं। तो राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य जो है वो राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। राज्य का जितने भी कार्यपालिका कार्य है वो सब राज्यपाल के नाम से किया जाता है। राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री के सलाह से उसकी मंत्री परिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है, तब उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री को भी शपथ दिलाता है और राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाता है। राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे मुख्य सचिव, अधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को सदस्य की नियुक्ति करता है। तो राज्यपाल जो है वो जैसे मुख्य सचिव को राज्यपाल नियुक्त करता है, अधिवक्ता हो गए उनको भी राज्यपाल नियुक्त करता है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो गए या फिर राज्य लोक सेवा के सदस्य हो गए, उनकी नियुक्ति राज्यपाल ही करता है। नोट: राज्यपाल राज्य लोक सेवा के सदस्यों को नहीं हटा सकता। आयोग के सदस्य जो है वो राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाने पर, उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर और कुछ निर्भरताओं के होने पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। यह अनुच्छेद 317 में है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को राज्यपाल नियुक्त तो कर सकता है लेकिन हटा नहीं सकता है। यह अनुच्छेद 317 में दिया गया है। राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राज्यपाल जो है वो उच्च न्यायालय में अगर किसी न्यायाधीश का नियुक्त करता है तो इसका सलाह मशवरा जो है वो राष्ट्रपति से करता है। कौन? राज्यपाल। यह अनुच्छेद 217(1) में वर्णित है। अनुच्छेद 217(1) में ये है कि जब उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी होती है तो इसका परामर्श जो है वो राज्यपाल राष्ट्रपति से करता है। राज्यपाल का अधिकार है कि वह राज्य के प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करे। राज्यपाल को यह अधिकार है कि राज्य में जो भी काम हो रहा है उस सब का सूचना जो है वो मुख्यमंत्री से ले सकता है। राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो वो केंद्र के निर्देश में राज्यपाल ही पूरे राज्य पर शासन करने लगता है। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है तथा उप कुलाधिपति को नियुक्त करता है। राज्य में जितने भी विश्वविद्यालय हैं वो सब का हेड यानी कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल, और राज्यपाल ही उप कुलाधिपतियों को नियुक्त करता है। वह राज्य विधान परिषद की कुल सदस्य का 1/6 भाग जो है वो सदस्यों को नियुक्त करता है। अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो वहाँ के 1/6 भाग के सदस्यों को राज्यपाल नियुक्त करता है, जिनका संबंध विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन आदि से रहता है। यह अनुच्छेद 171(5) में वर्णित है। अनुच्छेद 171(5) में वर्णित है कि राज्यपाल जो है वो विधान परिषद में
अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को 1/6 मनोनीत करेंगे। यह ध्यान देने योग्य है कि राज्यसभा से संबंधित तत्मान सूची में सहकारी आंदोलन सम्मिलित नहीं है। यह ध्यान देने योग्य है कि राज्यसभा से संबंधित तत्मान सूची में सहकारी आंदोलन जो है वो सम्मिलित नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ पता नहीं। राज्यपाल की विधायी अधिकार, राज्यपाल के विधायी अधिकार की बात करें तो राज्यपाल जो है वो विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। विधानमंडल बनता ही है कैसे, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिल करके, इसीलिए राज्यपाल जो है वो विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। यह अनुच्छेद 164 में वर्णित है। अनुच्छेद 164 में वर्णित है कि राज्यपाल जो है वो विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। राज्यपाल विधानमंडल का सत्रावसान कर सकता है, राज्यपाल विधानमंडल का सत्रावाहन कर सकता है और राज्यपाल चाहे तो विधानमंडल का विघटन भी कर सकता है। राज्यपाल विधानसभा के अधिवेशन अथवा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है। राज्यपाल जो है वो विधानसभा के अधिवेशन तथा दोनों सदनों में जब संयुक्त अधिवेशन होता है तो उसको संबोधित करता है। राज्य विधानसभा के किसी सदस्य पर अयोग्यता का प्रश्न उत्पन्न होता है तो अयोग्यता संबंधी विवाद का निर्धारण राज्यपाल चुनाव आयोग से परामर्श करके करता है। राज्य विधानसभा के किसी सदस्य पर अयोग्यता का प्रश्न उठता है तो अयोग्यता संबंधी विवाद का निर्धारण राज्यपाल जो है वो चुनाव आयोग से परामर्श करके करते हैं। यानी राज्यपाल चुनाव आयोग से जाकर के पूछता है कि बताइए ये जो सदस्य योग्य है कि नहीं योग्य है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बन पाता है। यदि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो राज्यपाल उस समुदाय के एक व्यक्ति को विधान सभा का सदस्य मनोनीत कर सकता है अनुच्छेद 333 के तहत। यानी राज्यपाल जो है वो अनुच्छेद 333 के तहत एक आंग्ल भारतीयों को विधानसभा में नियुक्त कर सकता है। वहीं राष्ट्रपति जो है वो 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में नियुक्त कर सकते हैं। नोट: जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा में 2 महिलाओं को प्रदेश का राज्यपाल नामजद करता है। एफ: जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो, राज्यपाल को ऐसा लगे कि तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है जिसे वही स्थान प्राप्त है जो विधानमंडल द्वारा पारित किसी अधिनियम का है। ऐसे अध्यादेश जो है वो 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। यदि विधानमंडल 6 सप्ताह के भीतर उसे अपनी स्वीकृति नहीं देती है तो उस अध्यादेश की वैधता जो है वो समाप्त हो जाएगी। यानी अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और ऐसे अध्यादेश का वैलिडिटी कितना दिन रहता है? ऐसे अध्यादेश का वैलिडिटी जो है वो 6 सप्ताह रहता है। अगर 6 सप्ताह बाद उसको विधान परिषद या विधान सभा जो है वो नहीं पास करता है तो वो रद्द हो जाएगा। अगर पास करता है तो वो एक नियम बन जाएगा और आगे जो है वो कंटिन्यू रहेगा। राष्ट्रपति अध्यादेश कौन से? तो राष्ट्रपति तो है जो है अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है और राष्ट्रपति के भी अध्यादेश का वैलिडिटी 6 सप्ताह ही रहता है और 6 सप्ताह के बाद जो है उसको लोकसभा राज्यसभा के से पास करवाना रहता है। और राज्यपाल जो है वो अध्यादेश जारी करते हैं अनुच्छेद 213 के तहत। राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करते हैं उसका भी वैलिडिटी 6 सप्ताह का ही है।
राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए राज्य विधानमंडल के पास भेज सकता है, परंतु राज्य विधानमंडल द्वारा इसे दोबारा पारित किए जाने पर वह उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है। राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक जब राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को लौटा दे। ऐसे लौटाए जाने पर विधानमंडल 6 मास के भीतर उस विधेयक पर पुनर्विचार करेगा और यदि उसे पुनः पारित किया जाता है तो विधेयक राष्ट्रपति को पुनः प्रस्तुत किया जाएगा, किंतु इस पर भी राष्ट्रपति के लिए अनुमति देना अनिवार्य नहीं है अनुच्छेद 201 के तहत। तो क्या हुआ? पहला बात तो राज्यपाल जो है वो धन विधेयक को बिल्कुल नहीं लौटा सकता है। राज्यपाल जो है वो धन विधेयक को नहीं लौटा सकता है और बाकी विधेयक को लौटा सकता है। अगर बाकी विधेयक को दोबारा भेजा जाए राज्यपाल के पास तो फिर उसको 14 दिन के अंदर साइन करना होगा। राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक जब राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल पुनर्विचार के लिए विधान मंडल को लौटा देता है। जैसे कुछ विधेयक को राष्ट्रपति के लिए रख लेता है, राष्ट्रपति के सहमति के लिए या राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए राज्यपाल जो है कुछ विधेयक को रख लेता है। जब राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल को कहें कि ये विधेयक जो है वो वापस पुनः विचार के लिए विधानसभा को या विधानमंडल को लौटा दे, तो ऐसे लौटाए जाने पर विधानमंडल जो है वो 6 मास के भीतर उस विधेयक पर फिर से पुनर्विचार करने के लिए दिया जाता है। अगर यदि वह विधेयक पर राज्यपाल पुनः विचार करने के लिए फिर से राष्ट्रपति को दे देता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि राष्ट्रपति जो है वो बाध्य ही है कि अब हम इस पे हस्ताक्षर कर दे, अनुमति दे दे। और राष्ट्रपति चाहे तो अपना मन से कर सकते हैं। ये बात जो है वो अनुच्छेद 201 में वर्णित है। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। यह आरक्षित विधेयक तभी प्रभावी होगा जब राष्ट्रपति उसे अनुमति प्रदान कर दे। राज्यपाल को राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित करना उस समय अनिवार्य है जब विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों का अल्पीकरण हो। जब कोई ऐसा विधेयक हो जिससे उच्च न्यायालय का वैल्यू जो है वो घटे, तो वैसे विधेयक को तो पक्का रखना है, वैसा विधेयक पे साइन नहीं करना है राज्यपाल को। वैसा विधेयक जिसमें उच्च न्यायालय की शक्तियों की कमी की जाए, वैसे विधेयक को राज्यपाल जरूर रखेंगे, राज्यपाल साइन नहीं करेंगे और वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखेंगे, जिससे यदि विधेयक विधि बन जाएगा तो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा होगा। तो वैसे विधेयक को राज्यपाल को रखना ही पड़ेगा। राज्यपाल की कुछ वित्तीय अधिकार। राज्यपाल की वित्तीय अधिकार की बात करें तो राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहता है। तो राज्य में वार्षिक वित्तीय विवरण कौन प्रस्तुत करवाता है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण जो है वो राज्य में राज्यपाल प्रस्तुत करवाता है वित्त मंत्री के द्वारा। विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। राज्यपाल किससे पहले पूछना पड़ता है कि हम धन विधेयक पेश करें या न पेश करें। विधानसभा में धन विधेयक जो है वो राज्यपाल से पूछ के ही पेश करना पड़ता है और उसके बाद धन विधेयक को राज्यपाल लौटा नहीं सकता है। कैसे लौटा देगा? फिर बोलेगा नहीं साहब कि पूछे थे ना, आप ही से पूछ के तो धन विधेयक लाए हैं, तो काहे लौटा रहे हैं, नहीं लौटाइए। तो इसीलिए राज्यपाल जो है वो धन विधेयक को लौटा नहीं सकता है। राज्यपाल की संस्तुति के बिना अनुदान की किसी मांग को विधानमंडल के सम्मुख नहीं रखा जा सकता है। राज्यपाल की संस्तुति के बिना अनुदान की किसी मांग को, अनुदान का मांग जब रखना हो तो भी राज्यपाल से संस्तुति लेना ही पड़ेगा। जब अनुदान का मांग रखना है विधानमंडल के सम्मुख तो भी राज्यपाल का सहमति या संस्तुति लेना पड़ेगा।
ऐसा कोई विधेयक जो राज्य की संचित निधि से खर्च निकालने की व्यवस्था करता है उस समय तक विधानमंडल द्वारा पारित नहीं किया जा सकता है जब तक राज्यपाल इसकी संस्तुति न कर दे। तो ऐसा कोई भी विधेयक जो जो राज्य के संचित निधि से पैसा निकालने वाली विधेयक हो, वैसे विधेयक को जब तक राज्यपाल अनुमति नहीं दे देते तब तक वह विधानमंडल से पास नहीं हो सकता है। नोट: राज्य वित्त आयोग किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांत में विषय में संस्तुति करता है। राज्य का वित्त आयोग किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है। राज्यपाल का न्यायिक अधिकार की बात करते हैं। राज्यपाल के न्यायिक अधिकार की बात करें तो राज्यपाल किसी दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार कर सकेगा। किसी दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकेगा। ऐसे व्यक्ति के संबंध में होगा जिसे ऐसी विधि के अधीन अपराध के लिए दोष सिद्धि ठहराया गया हो, जिससे संबंध में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। तो राज्य के विषय पे राज्यपाल जो है वो दंड को माफ़ कर सकता है। राज्य के विषय पे जो भी दंडित किया गया है तो राज्य के विषय वाला में तो राज्यपाल आराम से माफ़ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अनुच्छेद 161 के तहत, अनुच्छेद 161 में वर्णित है कि राज्यपाल के पास जो राज्यपाल जो है वो राज्य के विषय पर सजा उजा जो है वो माफ़ कर सकता है। तो राज्य का न्यायिक अधिकार है अनुच्छेद 161 में। राज्यपाल का न्यायिक अधिकार है अनुच्छेद 161 में। नोट: राष्ट्रपति को सभी प्रकार के मृत्यु दंडादेश के मामले में क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को मृत्यु दंडादेश के मामले में ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं है। इसी प्रकार राष्ट्रपति को सेना न्यायालय कोर्ट मार्शल के दंडादेश के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल की ऐसी शक्ति नहीं है। यानी राष्ट्रपति मृत्यु को भी माफ़ कर सकते हैं लेकिन राज्यपाल नहीं। राष्ट्रपति जो है वो किसी मार्शल आदमी को कोर्ट मार्शल के दंड को भी माफ़ कर सकते हैं। कोर्ट मार्शल जो है उसके दंड को भी राष्ट्रपति जो है चाहे तो माफ़ कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल जो है वो कोर्ट मार्शल के दंड को नहीं माफ़ कर सकता है। तो अब राज्यपाल का है आपात शक्ति। राज्यपाल की आपात शक्ति की बात करें तो जब राज्यपाल को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि जिसमें राज्य का शासन संविधान के उपबंध के अनुसार नहीं चल रहा है, तो वह राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेज करके यह कहता है कि राष्ट्रपति राज्य के शासन के सभी या कोई कृत्य स्वयं ग्रहण कर ले। इसे सामान्यतः राष्ट्रपति शासन कहा जाता है और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति शासन जो है वो कैसे लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 के तहत। तो राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल की स्थिति क्या होती है? राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल की स्थिति, यदि हम राज्यपाल के उपर्युक्त अधिकारों पर दृष्टिपात करें तो ऐसा लगता है कि राज्यपाल एक बहुत शक्तिशाली अधिकारी है, किंतु वास्तविकता इससे सर्वथा भिन्न है। राष्ट्रपति के शासन में स्थिति नहीं है, वैसे राज्यपाल की स्थिति है। राज्यपाल की स्थिति की बात करें तो यदि हम राज्यपाल के उपर्युक्त अधिकारों पर दृष्टिपात करें तो ऐसा लगता है कि राज्यपाल एक बहुत शक्तिशाली अधिकारी है, किंतु वास्तविकता इससे सर्वथा भिन्न है।
हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है जिसमें मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। अतः वास्तविक शक्तियां जो है वो मंत्रिपरिषद को प्राप्त होती है, न कि राज्यपाल को। राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है, किंतु असाधारण स्थितियों में उसे इच्छानुसार कार्य करने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। राज्यपाल को इच्छानुसार कार्य करने के अवसर कब प्राप्त होगा? जब राष्ट्रपति शासन लगेगा। तो ये था राज्यपाल के बारे में। अब बात करते हैं विधान परिषद के बारे में। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 169 में है। किसी राज्य में विधान परिषद बनाना है या फिर विधान परिषद जो बना हुआ है उसको समाप्त करना है, तो ये काम अनुच्छेद 169 के तहत हो सकता है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। विधान परिषद को राज्य विधानमंडल में उच्च सदन कहा जाता है। यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाली सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे, तो संसद उस राज्य में विधान परिषद स्थापित कर सकती है अथवा उसका लोप कर सकती है। तो संसद में विधान परिषद या विधान परिषद स्थापित या लोप कैसे होगा? यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित करता है और संसद उस राज्य में विधान परिषद स्थापित कर सकती है, तो संसद उस राज्य में विधान परिषद जो है वो स्थापित कर सकती है। यानी विधान परिषद बनाने के लिए राज्य जो है वो अपने विधानसभा में प्रस्ताव को 2/3 से पास करवाएगा। जितना भी वोट दिए हैं उसके 2/3 से पास पर करवाएगा, तब जा कर के संसद जो है, यानी संसद अपना समर्थन देगा, तब जाके संसद जो है वो विधान परिषद का गठन कर सकता है। वर्तमान में केवल 6 राज्य में ही विधान परिषद है। एक तो बिहार हो गया और दूसरा उत्तर प्रदेश हो गया। बिहार और उत्तर प्रदेश में क्या विधान परिषद तो है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी विधान परिषद है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में विधान परिषद है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी विधान परिषद है। तो विधान परिषद हो गया बिहार, यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। बिहार में कितने विधान परिषद के सीट हैं? बिहार में विधान परिषद का सीट 75 है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का सीट कितना है? उत्तर प्रदेश में है विधान परिषद का सीट 99। कर्नाटक में विधान परिषद का सीट हो गया 75 और महाराष्ट्र में विधान परिषद का सीट 78। कर्नाटक से ज़्यादा है महाराष्ट्र में विधान परिषद का सीट। आंध्र प्रदेश में विधान परिषद का सीट तो 50 गो है और तेलंगाना में विधान परिषद का सीट 40 गो है। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है, किंतु किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम भी नहीं हो सकती है। तो विधान परिषदों की संख्या कितनी होगी? तो जितनी विधानसभा में सीट है ना, उसका 1/3, जितना विधानसभा में सीट है उसका 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है विधान परिषद का संख्या, या फिर विधान परिषद का संख्या 40 से कम नहीं हो सकता है। 40 से कम नहीं हो सकता है और विधानसभा के 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। विधान परिषद का अगर सदस्य बनना है तो न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 30 वर्ष है। वहीं अगर राज्यसभा का सदस्य बनना होता तो न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष है। कि वहाँ भी 30 है या तो नहीं है।
वहाँ भी 30 वर्ष, 35 वर्ष नहीं है। तो अगर विधान परिषद का सदस्य बनना है तो भी उम्र 30 वर्ष ही चाहिए, और ये राज्यसभा का सदस्य बनना है तो भी उम्र 30 वर्ष ही चाहिए, 30 वर्ष। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, किंतु प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य जो है वो अवकाश ग्रहण करते हैं, वह उनके स्थान पर नवीन सदस्य निर्वाचित होते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी सदस्य की मृत्यु या त्याग पत्र द्वारा हुई आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित होता है तो उस सदस्य शेष अवधि के लिए ही सदस्य रहता है, न कि 6 वर्ष के लिए। तो जैसे विधान परिषद में अचानक किसी की अगर मृत्यु हो गया है तो उसके जगह पे जो सदस्य आएगा वो बचे हुए दिनों के लिए ही होगा, न कि पूरा 6 साल के लिए। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन जो है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। विधान परिषद की कुल सदस्यों का एक तिहाई जो है वो राज्यों की स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो राज्यपाल के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है। तो जो विधानसभा के हैं, कुछ लोग विधानसभा के जो स्वशासी संस्था है उसके द्वारा 1/3 को जो है वो मनोनयन ही किया जाता है, 1/3 निर्वाचित किए जाते हैं। यानी विधान परिषद के 1/3 सदस्य तो निर्वाचित किए जाते हैं, 1/3 सदस्य जो है वो विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य जो है वो राज्य की स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो 1/3 तो हो गए संस्थाओं के निर्वाचक मंडल के द्वारा, और 1/3 जो हो गए वो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित हो गए, 1/3 विधानसभा के द्वारा निर्वाचित हो गए। तो 1/3 हो गया संस्थाओं के द्वारा निर्वाचित, और 1/3 हो गया विधानसभा के द्वारा निर्वाचित। 1/12 उन स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली हो, और 1/12 सदस्य उन अध्यापकों के द्वारा निर्वाचित होते हैं जो कम से कम 3 वर्षों से माध्यमिक पाठशालाओं अथवा उनसे ऊंची कक्षाओं में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। तो 1/12 हो गया ग्रेजुएशंस के द्वारा, और 1/12 हो गया टीचर के द्वारा, 1/12 ग्रेजुएशन के द्वारा और 1/12 टीचर के द्वारा। और 1/6 सदस्यों का राज्यपाल उन व्यक्तियों में से मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, कला, विधान, सहकारिता आंदोलन या सामाजिक सेवा के संबंध में विषय ज्ञान हो। यानी राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है? नहीं, विधान परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है? तो विधान परिषद के सदस्यों की नियुक्ति जो है वो इस प्रकार होती है कि 1/3 भाग तो विधानसभा के सदस्य निर्वाचित करते हैं, 1/3 भाग जो है वो कुछ संस्थाओं के निर्वाचक मंडल के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, 1/12 जो है वो टीचर्स के द्वारा, और 1/12 जो है वो ग्रेजुएशंस के द्वारा, और 1/6 जो है वो राज्यपाल के द्वारा मनोनय किए जाते हैं। तो 1/3 हो गया संस्थाओं के निर्वाचक मंडल द्वारा, और 1/3 हो गया विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित, 1/3 संस्थाओं के निर्वाचक मंडल और 1/3 विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित। 1/12 हो गया टीचर और 1/12 हो गया ग्रेजुएशन। 1/12 को टीचर्स निर्वाचित करते हैं,
और 1/12 को ग्रेजुएशंस वाले निर्वाचित करते हैं, और 1/6 जो है 1/6 सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल करते हैं। विधान परिषद में विधान परिषद की किसी भी बैठक के कम से कम 10 या विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/10 इनमें से जो भी अधिक हो गणपूर्ति होगा। तो विधानसभा नहीं, विधान परिषद का गणपूर्ति क्या होता है? तो विधान परिषद का गणपूर्ति या तो 10 सदस्य कम से कम हो, या तो 10 सदस्य हो कम से कम, नहीं तो 1/10 सदस्य हो। कम से कम 10 सदस्य, नहीं तो 1/10 सदस्य अगर होंगे तो गणपूर्ति होगा। जैसे अब किसी विधान परिषद में कम से कम 40 का सीटें है, अगर 40 का रहेगा तो 1/10 तो मात्र 4 सीट आ रहा है। तो 4 सीट में क्या विधानसभा में होने लगेगा, विधान परिषद में मीटिंग होने लगेगा, बातचीत होने लगेगा? नहीं। तो वो जो है वो गणपूर्ति नहीं हुआ। 4 लोग गणपूर्ति नहीं, गणपूर्ति करने के लिए कम से कम 10 लोग। अब ज़्यादा से ज़्यादा तो कितनों हो सकते हैं विधान परिषद में? विधान परिषद में ज़्यादा से ज़्यादा कितनों थोड़ी हो सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा तो विधान परिषद में 1/3 न होते हैं, 1/3 ही होते हैं। तो विधान परिषद में गणपूर्ति करने के लिए या तो 10 लोग चाहिए, नहीं तो 1/10 मेंबर चाहिए, जिनमें से जो अधिक है, ये नहीं कि जो अधिक है उसी से काम होगा। अगर गणपूर्ति 1/10 से ऊपर है, 1/10 जो है वो 10 से ऊपर है तो गणपूर्ति के तहत हो जाएगा। विधान परिषद अपने सदस्यों में से 2 को क्रमशः सभापति एवं उपसभापति जो है वो चुनती है। विधान परिषद जो है वो अपने सदस्यों में से ही किसी को सभापति बनाती है और किसी को उपसभापति चुनती है। सभापति एवं उपसभापति को विधानमंडल द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्ते प्राप्त होते हैं। सभापति या उपसभापति जो बनते हैं उनको विधानसभा के द्वारा वेतन और भत्ता जो है वो निर्धारित किया जाता है। सभापति उपसभापति को संबोधित करके सभापति को संबोधित करके त्याग पत्र दे सकते हैं। विधान परिषद में सभापति त्याग पत्र देता है उपसभापति को, और उपसभापति त्याग पत्र देता है सभापति को विधान परिषद के अंदर। अथवा परिषद के सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा उसे अपदस्थ भी किया जा सकता है, किंतु ऐसे किसी प्रस्ताव को लाने के लिए 14 दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक है। अगर राज्यपाल को हटाना है तो सिर्फ विधान परिषद में ही प्रस्ताव जो है वो पारित कर देना चाहिए बहुमत से, 2/3 बहुमत से नहीं, सिर्फ बहुमत से जब पारित कर। लेकिन ऐसा पारित करने से पहले प्रस्ताव 14 दिन पहले जो है वो राज्यपाल को सूचित करना होता है। तो ये था विधान परिषद के बारे में। अब पढ़ते हैं विधान सभा के बारे में। विधानसभा की बात करें तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का। किंतु विशेष परिस्थिति में राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह इसे पूर्व भी उसको विघटित कर सकता है। विधानसभा के सत्रावसान यानी प्रोरोगेशन, विधानसभा के सत्रावसान यानी प्रोरोगेशन के आदेश राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं। विधानसभा का सत्रावसान करना है तो आदेश कौन देगा? राज्यपाल। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष होना चाहिए। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए? 25 वर्ष। और राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए, राज्यसभा या फिर विधान परिषद, विधानसभा में नियुक्त होने के लिए 25 वर्ष और विधान परिषद में नियुक्त होने के लिए, विधान परिषद में निर्वाचित होने के लिए कम से कम 30 वर्ष उम्र चाहिए। तो विधानसभा में कितना उम्र चाहिए? 25 वर्ष। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य होते हैं।
कम से कम कितना सदस्य होते हैं, 60 सदस्य जो है वो विधान सभा में रह सकते हैं और मैक्सिमम 500 सदस्य रह सकते हैं। अपवाद कुछ है, जैसे गोवा में मात्र 40 सदस्य ही हैं, गोवा के विधानसभा में मात्र 40 सदस्य हैं। मिजोरम की विधानसभा में कुल 40 सदस्य ही हैं। सिक्किम की विधानसभा में कुल 32 सदस्य हैं। सिक्किम के विधानसभा में कितने सदस्य हैं, 32। इसे अनुच्छेद 371 के तहत विशेष राज्य की दर्जा देकर यह व्यवस्था किया गया है। तो गोवा, मिजोरम और सिक्किम को विशेष राज्य दर्जा देकर के यह व्यवस्था किया गया है कि यहाँ पे अगर 60 से कम भी विधानसभा के सदस्य रहे तो भी काम चलेगा। विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का व्यवस्था भी किया गया है अनुच्छेद 332 के तहत। अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभा में आरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभा में एससी और एसटीओ को आरक्षण दी गई है। विधानसभा की अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष का चुनाव करने का अधिकार सदन को प्राप्त है, जो इसकी बैठक का संचालन करता है। विधानसभा की अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष चुना जाता है और इस अध्यक्ष का चुनाव जो है वो विधानसभा ही करवाता है और एक को बैठाता है अध्यक्ष की कुर्सी पर। साधारणतः विधानसभा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करता है, किंतु यदि सदन में मत बराबरी में बंट जाए तो वह निर्णायक मत जो है वो दे सकता है। जब किसी अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, उस समय वह सदन की बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है। जब किसी अध्यक्ष को हटाने का प्रावधान हो या शुरू किया जाए, व्यवस्था किया जाए, तो उस समय वह जो है वो अध्यक्षता नहीं करता है, उसके जगह पर विधानसभा में कोई और अध्यक्षता करता है। किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए अथवा नहीं, इसका निर्णय जो है वो विधानसभा अध्यक्ष ही करता है। विधानसभा में कि कोई जो विधेयक पेश होता है तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक जो है वो धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जो है वो कौन, विधानसभा ही करता है। विधानसभा के अध्यक्ष जो होते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष ही निर्णय लेते हैं कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। विधानसभा के में कितना चाहिए गणपूर्ति? विधानसभा में गणपूर्ति के लिए 1/10 लोग चाहिए हो। जितना विधानसभा का सदस्यों की संख्या है उसका 1/10 चाहिए हुआ होता है गणपूर्ति के लिए, 1/10 गणपूर्ति। विधानसभा के कुछ अधिकार और कार्य हैं, जैसे विधानसभा जो है वो निधि निर्माण कैसे करता है। इसे राज्य सूची यानी विधानसभा को राज्य सूची से संबंधित विषयों पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार प्राप्त है। दूसरा, समवर्ती सूची से संबंध विषय पर संसद की तरह राज्य विधानमंडल भी विधि निर्माण कर सकता है, किंतु यदि दोनों द्वारा निर्मित विधियों में परस्पर विरोध की मांग तक संसदीय विधि जो है वो वर्णनीय होगी, मान्यता ज़्यादा होगी संसदीय विधि की। वित्तीय विषय से संबंधित प्रतिक्रिया। वित्तीय विषयों से संबंधित प्रक्रिया, विधानसभा का रोल क्या है? विधानसभा का रोल वित्तीय संबंधी प्रक्रिया में क्या है? राज्य विधानमंडल राज्य सरकार की वित्तीय अवस्था को पूर्णतः नियंत्रित करता है। राज्य विधानमंडल राज्य सरकार की वित्तीय अवस्था को पूर्णतः नियंत्रित करता है।
प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण तथा बजट प्रस्तुत किया जाता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा बजट प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें शासन की आय और व्यय का विवरण रहता है। जिसमें शासन की आय और व्यय का विवरण रहता है। बजट वित्त मंत्री द्वारा रखा जाता है। बजट जो है वो वित्त मंत्री द्वारा रखा जाता है। दूसरा, कोई धन विधेयक प्रारंभ में विधान परिषद में प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई धन विधेयक जो है वो विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक जो है वो सिर्फ विधान सभा में पेश किया जाएगा। कोई भी धन विधेयक जो है वो पहले विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता है। कोई भी धन विधेयक जो है वो पहले विधान सभा में ही पेश किया जाएगा। जब विधानसभा किसी धन विधेयक को पारित कर देती है तब वह विधान परिषद के पास भेजा जाता है। विधान परिषद को 14 दिनों के भीतर विधानसभा को लौटाना पड़ता है। विधान परिषद उस विधेयक के संबंध में संस्तुतियां तो दे सकता है, किंतु वह न तो उसे स्वीकार कर सकती है और न तो अस्वीकार कर सकती है और न ही उसमें संशोधन ही कर सकती है। जब 14 दिन के अंदर जब विधानसभा जो है वो धन विधेयक को पास करवा करके विधान परिषद में भेज देती है, तो विधान परिषद को 14 दिन के अंदर वो पारित करना होता है। और चाहे तो विधान परिषद जो है वो धन विधेयक को न अस्वीकार कर सकता है और न उसमें कोई सुधार कर सकता है। विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के 14 दिनों के बाद विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित समझ लिया जाता है तथा राज्यपाल को उस पर अपनी सहमति देनी पड़ती है। धन विधेयक पर राज्यपाल भी ऐसा नहीं है कि वापस लौटा देंगे, राज्यपाल को साइन करना ही पड़ेगा। धन विधेयक पर राज्यपाल को साइन करना ही पड़ेगा। अब है कुछ विधानसभा और विधान परिषद की सदस्यों की संख्या। तो उत्तर प्रदेश में विधान सभा की सदस्य सीट सबसे ज़्यादा है और दूसरा नंबर पे है पश्चिम बंगाल, तीसरा नंबर पे महाराष्ट्र और चौथा नंबर पे बिहार आता है। विधान सभा सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, और दूसरा नंबर पे आता है बंगाल और तीसरा नंबर पे आता है महाराष्ट्र और चौथा नंबर पे आता है बिहार। विधानसभा सीटों की संख्या में चौथा नंबर पर आता है बिहार। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश पहला नंबर पर, तो कितना सीट? 403 सीट। पश्चिम बंगाल जो है वो दूसरा नंबर पर, कितना सीट? पश्चिम बंगाल में विधानसभा का सीट है 294। महाराष्ट्र विधानसभा सीटों के हिसाब से तीसरा नंबर पर है। महाराष्ट्र में विधानसभा का कितना सीट है? महाराष्ट्र में विधानसभा का सीट 288 है। और चौथे नंबर पर है बिहार में विधानसभा की कितनी है सीट? तो 243। बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या 243 है। अब बिहार के बाद कौन है? यानी पाँचवां नंबर पर, बिहार के बाद पाँचवां नंबर पर कौन है? पाँचवां नंबर पर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में विधानसभा की सीट है 234। तमिलनाडु में हो गया 234। तो ये चौथा नंबर पर हो गया तमिलनाडु 234 के। चौथा नंबर पे तो बिहार हो गया, पांचवा नंबर पे तमिलनाडु हो गया 234 सीट के साथ। छठा नंबर मध्य प्रदेश 230 विधानसभा में 230 है सीट विधानसभा में मध्य प्रदेश का। कर्नाटक हो गया 7वां नंबर पर, कर्नाटक 7वां नंबर पे है और कर्नाटक में विधानसभा की सीट कितनी है? 224। कर्नाटक में विधानसभा की सीट 224। राजस्थान है 8वां नंबर पर, और राजस्थान में विधानसभा की सीट कितनी है? राजस्थान में विधानसभा की सीट 200 है। राजस्थान में विधानसभा की सीट 200। गुजरात में विधानसभा की सीट कितनी है? 182। गुजरात जो है वो 9वें नंबर पर आता है। लोग विधानसभा सीटों की जनसंख्या के हिसाब से गुजरात जो है वो 9वें नंबर पर आता है और गुजरात में कुल विधानसभा की सीटों की संख्या 182 है।
आंध्र प्रदेश 10वें नंबर पे आता है, आंध्र प्रदेश 10वें नंबर पर। और आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 175। आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या है 175। और गुजरात में है विधानसभा सीटों की संख्या 182। उड़ीसा में विधानसभा की सीट कितनी है? उड़ीसा में विधानसभा की सीट है 147, 11वां नंबर पर। उड़ीसा 11वां नंबर पर है, विधानसभा की सीट है 147। केरल में विधानसभा की सीट कितनी है? 140। केरल है 12वां नंबर पर और केरल में विधानसभा की सीट है 140। असम जो है वो 13वां नंबर पर है, असम है 13वां नंबर पर। और असम में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? असम में विधानसभा की सीटों की संख्या है 126। असम में विधानसभा सीटों की संख्या 126। तेलंगाना में कितनी विधानसभा की सीटों हैं? तेलंगाना जो है वो 14 नंबर पर आता है, तेलंगाना 14 नंबर पे आता है। और तेलंगाना में विधानसभा की सीटों की संख्या है 119। तेलंगाना में विधानसभा सीटों की संख्या है 119। पंजाब की बात करें तो पंजाब जो है वो 15वां नंबर पर है। और पंजाब में विधानसभा की संख्या कितनी है? विधानसभा सीटों की संख्या 117 है पंजाब में विधानसभा सीटों की संख्या 117। हरियाणा में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 90। हरियाणा तो 16वां नंबर पर है, 16वां नंबर पर हरियाणा। और हरियाणा में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 90। छत्तीसगढ़ 17 नंबर पर है, छत्तीसगढ़ 17 नंबर पर है। और छत्तीसगढ़ में विधानसभा की सीट कितनी है? 90। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की सीट है 90। झारखंड में विधानसभा की सीट कितनी है? 81। झारखंड 18वां नंबर पर है, झारखंड जो है वो 18वां नंबर पर है। और झारखंड में विधानसभा की सीट है 81। उत्तराखंड जो है वो उत्तराखंड में विधानसभा की सीट कितनी है? 70। और उत्तराखंड 19वां नंबर पर है, उत्तराखंड 19वां नंबर पर है। और उत्तराखंड में विधानसभा की सीट है 70। 20वां नंबर पर है हिमाचल प्रदेश, विधानसभा में कितनी सीट है? हिमाचल प्रदेश 20वां नंबर पर है। और 20वां नंबर पर है हिमाचल प्रदेश में कितनी है विधानसभा का सीट? 68। विधानसभा का सीट है हिमाचल प्रदेश में 68। मणिपुर विधानसभा में मणिपुर जो 21वां नंबर पर है, मणिपुर में कितना है? 60। मणिपुर हो गया मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम में तो नहीं। मणिपुर मेघालय त्रिपुरा अरुणाचल प्रदेश में सीटों की संख्या 60 है। मणिपुर मेघालय त्रिपुरा अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। लेकिन मिजोरम में विधान परिषद की सीटों की संख्या 40 है, गोवा में भी 40 है, मिजोरम में 40, गोवा में 40। सिक्किम में विधानसभा सीटों की संख्या है 32। सिक्किम में विधानसभा सीटों की संख्या 32 है। कुछ केंद्र शासित प्रदेश जैसे जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या 114 है। पुद्दुचेरी में विधानसभा सीटों की संख्या 30 है। और दिल्ली में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? दिल्ली में विधानसभा सीटों की संख्या 70 है, दिल्ली में विधानसभा सीटों की संख्या 70 है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में उपराज्यपाल 2 महिला सदस्यों का मनोनयन कर सकता है। तो 403 सीट कहाँ है? 403 सीट उत्तर प्रदेश के विधानसभा में। 294 सीट कहाँ है? 294 पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के विधानसभा। 288 सीट है महाराष्ट्र के विधानसभा। 243 सीट बिहार के विधानसभा। 234 सीट है तमिलनाडु के विधानसभा। 230 सीट कहाँ है? 230 सीट है मध्य प्रदेश में। 224 सीट कहाँ है? 224 कर्नाटक में है। 200 सीट कहाँ है? 200 सीट है राजस्थान में। 182 कहाँ है? गुजरात में। 175 सीट आंध्र प्रदेश में। 147 उड़ीसा, 147 सीट उड़ीसा। 140 कहाँ है? 140 है केरल, 140 केरल। 126 कहाँ है? 126 है
126, 126 है असम, 126 सीट असम में। 119 सीट है कहाँ, 119 सीट है तेलंगाना में, 119 सीट तेलंगाना। 117 सीट तो पंजाब में हो गया। 90 सीट तो हरियाणा और छत्तीसगढ़ दो जगह है। हरियाणा और छत्तीसगढ़ दोनों जगह 90 सीट है। 81 सीट कहाँ है, 81 सीट है झारखंड में। झारखंड में विधानसभा की मात्र 81 सीट है झारखंड में। 81 सीट कहाँ है, झारखंड। 70 सीट कहाँ है, उत्तराखंड में। 70 सीट है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में 70 सीट है। हिमाचल प्रदेश में है 68 सीट। 68 सीट कहाँ है, 60 सीट जो है वो 4 राज्यों में है। 60 सीट 4 राज्यों में है। कौन कौन सा, तो मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। मणिपुर हो गया, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। पांच राज्यों में 60 गो सीट है। 5 राज्यों में 60 गो सीट है। कौन कौन, तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम नहीं, त्रिपुरा। 60 सीट हो गया। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम में 40 सीट, गोवा में 40 सीट और सिक्किम में 32। जम्मू कश्मीर 114, पुदुचेरी 30, दिल्ली 70। अब है निर्वाचन संबंधी अधिकार। विधानसभा का निर्वाचन संबंधी अधिकार क्या है भाई, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जितना मताधिकार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को प्राप्त है, उतना ही राज्य की विधानसभाओं को निर्वाचित सदस्यों को प्राप्त है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जितना मताधिकार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को प्राप्त है, उतना ही राज्यों की विधानसभाओं को भी निर्वाचित सदस्यों को प्राप्त है। कुछ महत्वपूर्ण अधिकारियों का वेतन है, जैसे राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है, राष्ट्रपति को वेतन 5 लाख मिलता है। उपराष्ट्रपति को वेतन 4 लाख मिलता है। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको भी वेतन 4 लाख मिलता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति तो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं और सभापति, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के तो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। इसलिए उपराष्ट्रपति और लोकसभा दोनों एक जो सभा का हेड है, इसलिए दोनों का वेतन 4-4 लाख है, 4-4 लाख रुपया। लेकिन राज्यपाल का वेतन कितना होता है, राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपया होता है। राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपया। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका कितना वेतन होता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के 2,80,000 और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश जो होते हैं उनका वेतन 2,50,000 होता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000। उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन है 2,50,000 और उच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन है 2,25,000। 2,25,000। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 2,50,000। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 2,50,000। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नहीं, अन्य न्यायाधीश के बराबर। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश के बराबर है 2,50,000 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण को। मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त का भी वेतन 2,50,000 है। मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है उसका वेतन भी 2,50,000 है। महान्यायवादी का वेतन कितना है, 2,50,000। महान्यायवादी का वेतन 2,50,000। कुछ शपथ की बात करें तो राष्ट्रपति शपथ किसके सामने लेता है, राष्ट्रपति शपथ जो है वो मुख्य न्यायाधीश के सामने लेता है, लेकिन राष्ट्रपति त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति जो है वो शपथ भी लेता है राष्ट्रपति के सामने और त्यागपत्र भी देता है राष्ट्रपति के ही सामने। उपराष्ट्रपति जो है वो शपथ और त्यागपत्र दोनों राष्ट्रपति से। राज्यपाल जो है वो शपथ लेता है। राज्यपाल जो है वो राज्य के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, राज्य के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं उनके सम्मुख राज्यपाल शपथ लेता है, लेकिन राज्यपाल अपना त्यागपत्र जो है वो राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल जो है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश को शपथ भी देता है राष्ट्रपति को ही। मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं कौन, शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश जो है वो उसको
त्यागपत्र भी मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को ही देता है। अब प्रधानमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से शपथ ग्रहण करेगा और राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र देगा। प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति से शपथ ग्रहण करेगा और राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र देगा। फिर है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो है वो सदस्य के रूप में, लोकसभा अध्यक्ष जो है वो लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेता है। लोकसभा अध्यक्ष जो है वो सदस्य के रूप में शपथ लेता है, यानी लोकसभा अध्यक्ष के रूप में लोकसभा अध्यक्ष शपथ नहीं लेता है। लेकिन लोकसभा को अगर रिजाइन मारना हो तो वो अपना लेटर उपाध्यक्ष को दे सकते हैं। तो उपाध्यक्ष जो है वो अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है और लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं। अब बात करते हैं मुख्यमंत्रियों की। मुख्यमंत्रियों की बात करें तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। साधारणतः वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा से बहुमत दल का नेता होता है। मुख्यमंत्री ही शासन का प्रमुख प्रवक्ता है और मंत्री परिषदों की बैठक की अध्यक्षता करता है। मुख्यमंत्री जो है वो मंत्री परिषद के बैठकों की अध्यक्षता करता है। नोट: 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्री परिषद का आकार जो है वो राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी, लेकिन मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद कुल संख्या का 12 से कम नहीं होगी। तो 91वां संविधान संशोधन द्वारा यह उल्लेखित किया गया कि मंत्री परिषद जो है वो मुख्यमंत्री सहित 15% से कभी अधिक नहीं होना चाहिए। 15% से कभी भी अधिक मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए और मुख्यमंत्री सहित कम से कम 12 लोग जरूर होने चाहिए। 12 लोगों से कम नहीं हो सकते हैं। मुख्यमंत्री सहित 12 लोगों से कम नहीं हो सकते हैं। यह व्यवस्था 91वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था। जब कभी राज्यपाल कोई बात मंत्री परिषद तक पहुंचाना चाहता है, जब कोई राज्यपाल कोई बात मंत्री परिषद तक पहुंचाना चाहता है तो वह मुख्यमंत्री के द्वारा ही यह कार्य करता है। राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग जो है वो मुख्यमंत्री ही करता है। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित करता है। मुख्यमंत्री का कार्य कौन से अनुच्छेद में परिभाषित है? अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 167 जो है वो मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित करता है। केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश का शासन राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है और वह इस बारे में जहां तक उचित समझे अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से कार्य करता है। अंडमान निकोबार, दिल्ली, पुद्दुचेरी, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के प्रशासकों को उपराज्यपाल कहा जाता है, जबकि चंडीगढ़ के जो प्रशासक होते हैं उनको मुख्य आयुक्त कहा जाता है। इस समय पंजाब का राज्यपाल ही चंडीगढ़ का प्रशासक यानी मुख्य उप आयुक्त है। नोट: अनुच्छेद 239 क 5 के तहत विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्रों दिल्ली एवं पुद्दुचेरी में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है तथा मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करते हैं। मंत्री जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति सामुदायिक रूप से उत्तरदायी होता है। मंत्री परिषद जो है वो विधानसभा के प्रति सामुदायिक रूप से उत्तरदायी होता है। यह अनुच्छेद 239 क 6 में दिया गया है।